बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासिर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से शहर लाहौर के अंदर स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं और सांस लेना दुश्वार है, आंखों में जलन है, चुभन है, इसी तरह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर भी नाउमीदी के बादल छाए हुए हैं। सांस लेना महाल हो रहा है, आंखों में चुभन है, जलन है, एक बड़ा ही तंगी का और एक बड़ी मायूसी का मौसम है और मायूसी छाई हुई है। और मुझे लगता ये है कि ये जो पूरी की पूरी रजीम है, जिसमें तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं, तमाम लोग हैं, जो रूलिंग एलीट है वो सारी आ जाती है। इस रजीम का सबसे बड़ा टारगेट भी शायद यही है, क्योंकि ये काम तो वो पहले से भी कर रहे थे। जितने भी इस तरह के काम थे, मुझे आज एक दोस्त ने कहा कि भाई ये तो पाकिस्तान में 75 सालों से हो रहे हैं, आप क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हैं। उसकी वजह ये हुई कि पहले 75 सालों में हो रहे थे, हर खास हमको पता नहीं था। मोबाइल पे एक्सेस आने की वजह से जो चेंज आई, हर एक के पास खबर आ गई, लोगों ने अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दिया। जब हर किसी को पता चल गया तो अब अपने उन्हीं अमाल को जो पहले तसल्सल से करते चले आ रहे थे, लीगल कवर देने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया है। तो उनका टारगेट ये है कि वो पाकिस्तान के अवाम को बड़ा सख्त मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई जो मर्जी कर लो, हम जो करेंगे, जो रजीम है वो कह रही है कि हम जो कर चाहेंगे वो करेंगे। और ये सारा उसी का तसल्सल है, क्योंकि जब किसी कौम से उसकी उम्मीद छीन ली जाती है तो उस कौम को उसमें जदोजहद का आंसर कम रह जाता है, उस कौम के ऊपर गलबा पाना आसान हो जाता है। तो मुझे तो यही लगता है कि टारगेट ही ये है। आज बहुत सारे हमारे ट्विटर के ऊपर जो मुबसरीन हैं उन्होंने भी इसी बात का इजहार किया। इवन मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी दिलेर खातून समीना पाशा जो हैं, उन्होंने भी कहा, जब कहा जा रहा था इमरान खान साहब का बयान चलाया गया कि इमरान खान ने कहा कि देख लो, जो मैं कह रहा था कि तुम्हारी आज़ादी को सलब कर रहे हैं, तो आज उन्होंने जो कल पार्लियामेंट में कानून साजी की है वो बिल्कुल वही है कि अब आपकी आज़ादी को भी सलब किया जा रहा है। जिस पर समीना पाशा ने भी कहा कि खान साहब जा, टूट जा, लंदन चला जा। एक और लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तानी कौम इस काबिल नहीं है, आप क्यों अपने आप को इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन वो शख्स डटा हुआ है, वो शख्स उस उम्मीद के साथ खड़ा है, वो हमारी पाकिस्तानियों की उम्मीद है, वो उम्मीद टूटने नहीं दे रहा है, वो अपने मुसम्मम इरादे के साथ अपने ऊपर जबर कर रहे हैं। बिल्कुल ये नाउमीदी जो है, ये जो बुरे हालात हैं, हम सब इतना शिकार हैं। और मुझे कल इसका मैं ज़ाती तौर पे बड़ा शिकार हुआ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम ने इंतज़ार पंजोता की जो तस्वीरें देखी, जो हालत ज़ार देखी, अगर किसी ने उनको गौर से देखा हो, उनकी आंखों में देखने की कोशिश की हो, तो यकीनन वो शख्स, अगर उसके अंदर एहसास है और उसका दिल अभी भी इंसानी दिल है, तो वो ज़रूर रोया होगा, उसने ज़रूर अफसोस का इजहार किया होगा। मेरे साथ भी यकीनन ये वाक़या था। हमारे दोस्त हैं अली इजाज़ बुटर, हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा, मेरे ऊपर MNA के पे थे, हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड हैं। कल उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं आज शाम को जाके आपकी इंतज़ार पंजोता से बात करवाता हूँ। तो मैंने उनसे माजरत का इजहार किया। मैंने कहा मैं उससे बात करके क्या कहूँगा, मैं तो शायद उससे माजरत भी ना कर सकूँ। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा कि मैं उनका सामना कर सकूँ। और कोई भी पाकिस्तानी किस तरह से हम इंतज़ार का सामना कर सकेंगे। हमें शर्म आ रही है कि हम कुछ कर नहीं पाए, या हम लोग हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से एक शहरी के साथ जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का फोकल पर्सन है, एक वकील है, एक पेशे से कानून के पेशे से वाबस्ता है, अगर उसके साथ इस तरह से किया जा रहा है और जिस तरह का वो स्टेज ड्रामे की तरह का सारा एक एलिमेंट बना के उसके वाह का सीन बनाया गया, उसके बावजूद भी हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम उससे सामना कर सकें। मैं आप सबके सामने इंतज़ार से माजरत करता हूँ, उसकी फैमिली से माजरत करता हूँ कि हम शर्मिंदा हैं, हम क्या कर सकें। लेकिन हमें आवाज़ उठाना होगी, हमें बोलना होगा, हमें बात करना होगी। वाक़यात का तसलसल आपके सामने है कि फार्म 47 की जाली हुकूमत, वोट अवाम ने किसी और को दिए, फार्म 45 के ऊपर जीते कोई और, पूरे पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया, निशानात छीन लिए गए, फिर भी लोगों ने कैदी नंबर 804 इमरान खान के नुमाइंदों को जितवाया। लेकिन रिजल्ट्स फार्म 47 के ऊपर जिस तरह से बनाए गए आपके सामने, हारे हुए लोग असेंबली में आ गए और उन हारे हुए लोगों ने, जाली असेंबली ने, गैर कानूनी असेंबली ने जिस तरह से कानून साजी करना शुरू कर दी वो आपके सामने है। और फिर जो 26 आईनी तरमीम है उसके अंदर जो जुल्म सितम हुआ वो बिल्कुल आपके सामने है। किस तरह से अरकान पार्लियामेंट के ऊपर जोर जबरदस्ती करके, उनकी फैमिलीज के ऊपर जोर जबरदस्ती करके, वो एक जुल्म की दास्तान है जो वहां पे बनाई गई, सुनाई गई और लोगों ने देखी। जो जुल्म सितम किया गया उसके बाद
26वीं आईनी तरमीम कर ली गई। और उस 26वीं आईनी तरमीम का आज जो रिजल्ट था, जो एक असल टारगेट था कि वहां पे एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था। उस जुडिशल कमीशन के मेंबरान में हुकूमती साइड के लोग ज्यादा रखे गए। उन्होंने एक आईनी बेंच बनाना था, वो आज आईनी बेंच बना दिया गया है। उस आईनी बेंच के पास असल पावर्स हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कत्ल गारत के मामला, वो किसी की लड़ाई झगड़े के मामला, किसी के पैसे के लेने देने के मामला, टैक्स के मामला और दीगर जो चीजें हैं उनके ऊपर तो बात करती रहेगी, वो फैसले करेगी। लेकिन पाकिस्तानियों की तकदीर के फैसले, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का इस रियासत के साथ, जो आइन है, जो आइन के जितने भी मामला हैं वो ये आईनी बेंच देखेगा। और आज उस आईनी बेंच के सरबराह किसको बनाया गया है? इस कमीशन के अंदर 4 जजेस थे। तो 4 जजेस में से 3 जजेस ने मुखालफत की है उस चौथे जज की, और चौथे जज ने अपने आप को वोट दिया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कि नहीं मैं होना चाहिए, और अपने वोट की वजह से 7 और 5 के वोट से, यानी उनका अपना वोट शामिल करके उनके वोट 7 वोट बने और मुखालफत में 5 वोट गए। लेकिन अहम बात है, ये वज़ीर सलमान न्यासी ने इसको हाईलाइट किया कि जो जजेस थे उस कमीशन के अंदर, सब जजेस ने अपने साथी जज के खिलाफ वोट दिया, इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमती प्लान था, वेल क्राफ्टेड प्लान था, अपने लोग इंडक्ट किए हुए थे, बार कौंसिल का नुमाइंदा था और बाकी जो वजीर कानून है, अटॉर्नी जनरल है। मैं समझता हूँ इन दोनों के नाम तारीख और पाकिस्तानियों को याद रखने चाहिए कि इस सारे के अंदर जो इन्होंने सहूलत कारी किया वो सबके सामने है। इस तरीके से आज वो बेंच बना लिया गया, अक्सरियती बेंच बना लिया गया, और अक्सरियती बेंच वही फैसले करेगा जो पाकिस्तान की हुकूमत चाहेगी, जो पाकिस्तान की रजीम चाहेगी वो। तो आज जो अदलिया को बाकायदा तौर पे जो फतह किया गया था उसको, वो काम मुकम्मल कर लिया गया है बेंच बना के। अब जितने भी फैसले होंगे वो सारे के सारे ये आईनी बेंच सुनेगा। अब मुझे कहने दीजिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी बड़ा मायूस किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर 3 लोग थे, याहिया अफरीदी साहब ने बड़ी दाद कमाई, फौरी तौर पे मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस मुनीब को रखा कि टॉप सीनियर 3 होने चाहिए। उन्होंने लेटर लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम बड़ी अर्जेंट है, फुल कोर्ट होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। याहिया अफरीदी नहीं गए, दोनों जजेस ने मीटिंग की, रूल के मुताबिक अक्सरियत ने फैसला किया कि 4 तारीख को फुल बेंच बनाया जाए। जो हमारे पास आई हुई है एप्लीकेशन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी और उनकी जो रजिस्ट्रार हैं जो उनके सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसको लिस्ट में जारी नहीं किया, ये केस नहीं लगाया, और उसका मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब ने इजहार भी किया। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से भी ये बड़ी भरपूर किस्म की जो मायूसी है वो सामने आ रही है। इन तमाम हालात में बाकी जमातों की क्या बात करनी है? PMLN की उन्होंने अपने आप को मजीद डम एंड डस्टेड कर लिया है। वो घर का बेदी लंका डाए, कैप्टन सफदर साहब जो हैं दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर प्लेट लगा लो 47 की, वोट किसी को मिलते हैं, जीता कोई है। वो तो खैर कहते हैं कि वहाँ पे मानसेरा में जहाँ से नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा, वहाँ से वोट नवाज शरीफ को मिले थे, जिता किसी को दिया। लेकिन ओवरऑल भी उन्होंने बात की कि 47 की नंबर प्लेट लगा लो, उनसे बात करके, मुख्तदरा से बात करके, एस्टैब्लिशमेंट से बात करके, तो वो भी लंका डाल रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत पंजाब में भी है, मैं भी उसका शिकार हूँ। फॉर्म 45 पे जीता हूँ, 47 पे मैं हार के आपके सामने हूँ, जेलों की सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इस सब में इमरान खान जिस अज़म के साथ डटे हुए हैं, वो अज़म हमें हौसला देता है, वो अज़म हमें उम्मीद देता है। मुझे जरदारी साहब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से इनके सहूलतकार रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी की रूह थी, जो बेनज़ीर भुट्टो ने लेगेसी कैरी ऑन की, उसको ख़त्म करने में असल किरदार ही इनका है। लेकिन मुझे रज़ा रब्बानी जैसे लोगों से गिला होता था, है मुझे साद रफीक जैसे लोगों से गिला है, मुझे और जो डेमोक्रेसी के नाम पे जो बड़े चैंपियन है डेमोक्रेसी के अपने आप को कहते हैं, उनसे गिला है। लेकिन आज रज़ा रब्बानी ने कम से कम एक प्रेस रिलीज जारी की, मेरा गिला भी जायज़ है कि आप सबका हिस्सा रहते हैं, आपको रिजाइन करना चाहिए और बड़ा सख्त स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने कहा जो कल की कानून साजी हुई, अब कल पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी हुई, 3-4 सेकंड में एक बिल पास कर लिया, 9 सेकंड में एक बिल पास कर लिया, 23 सेकंड में एक बिल पास कर लिया, यानी जो हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो दूसरे हमारे फजाइया के और बहरी
बर्री फौज के जो हमारे चीफ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया है, और जो उनकी रिटायरमेंट की उम्र है उसको भी खत्म कर दिया गया है। यानी जो मौजूदा चीफ हैं, अगर उन्होंने अगले साल रिटायर होना था 2025 को नवंबर में गालिबन, तो वो 2 साल और मिल जाएंगे 27 को, और फिर उसके बाद भी उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, 2032 तक भी जा सकते हैं। और फिर क्योंकि अपर लिमिट नहीं है, उसके बाद फिर उन्हें एक्सटेंशन दी जा सकती है, वो 2037 तक भी जा सकते हैं, या इससे भी आगे कहीं जा सकते हैं जब तक उनकी जिंदगी है। तो ये कानून में इस तरह की शिकें डाल दी गई हैं। तो ये एक मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तानी अवाम अब जो मर्जी कर लो, जो हमारी मुक्तदरा चाहेगी, ये रूलिंग एलीट चाहेगी, जो ये रजीम चाहेगी, वैसा होगा। तो ये उम्मीद खत्म करने की बात की गई है, लेकिन हमने ना उम्मीद नहीं होना है। हमें है हुक्म ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कुश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अभी कैरी नंबर 804 का पैगाम भी आएगा, जद्दोजहद भी जारी रखेंगे, लायामल भी वो देंगे, उस लायामल के मुताबिक हम कोशिश करते रहेंगे। 2 ही रास्ते हैं, या तो बिल्कुल मान लिया जाए और फिर हमारी नस्लें भी बर्दाश्त करेंगी, इंतजार पंजोता के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, सब लोग बर्दाश्त करेंगे, या फिर यह है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद की जाए। दुनिया के अंदर कानून की हुक्मरानी की बात हो रही है, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, और हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ किया जा रहा है लॉ अंडर द रूल ले आए हम, कानून को हुक्मरानों के ताबे हमने कर दिया, हमने उसको उलट करते चले जा रहे हैं। और जहां कहीं भी कानून को हुक्मरानों के ताबे करेंगे, एग्जेक्टिव के ताबे करेंगे, तो फिर इंसाफ आपको नहीं मिलेगा। तो इंसाफ तो घर की लौंडी रहेगी जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो ताकत में है, ताकतवरों के घर की लौंडी बन के रह जाएगी। इस सारे सिनेरियो में मुझे अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म याद आ रही है, और हर पाकिस्तानी को ये अपने तौर पे ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो अमजद इस्लाम अमजद की नज़म है नागुज़ीर, टाइटल है। मैं जिस तरीके से उन्होंने सुनाई शायद उस तरीके से अदायगी तो ना कर सकूं, लेकिन इसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊंगा। मुझे पता है कि एक जुगनू के जागने से ये तीरगी की दबीज चादर नहीं कटेगी। मुझे खबर है कि मेरी बेजोर टक्करों से फसील दहशत नहीं हटेगी। मैं जानता हूं कि मेरा शोला चमक के रिज़्क़े गुबार होगा, तो बेखबर ये दियार होगा। मैं रोशनी की लकीर बनकर किसी सितारे की मिसल बिखरूंगा, बस्तियों को खबर ना होगी। मैं जानता हूं कि मेरी कमताब रोशनी से सहर ना होगी, मगर मैं फिर भी स्याह शब का गुबार बनकर नहीं जीऊंगा। किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी, वो तर्जुमा कि रोशनी का वजूद जिंदा है, और जब तक रोशनी का वजूद जिंदा है, ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, कहीं से सूरज निकल पड़ेगा, कहीं से सूरज निकल पड़ेगा।